बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज की पिटाई आपने पाकिस्तान के हाथों मुतअद्दिद दफ़ा देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने भारतीय फ़ौज को हिजड़ों के हाथों पिटते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल को ख्वाजा सिराव ने सबक सिखा दिया है, उसकी पिटाई की गई है, धुलाई की गई है और उसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये जो पिटाई है ये क्यों की गई है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन मोदी सरकार के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा अपसेट भारत के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि एक अहम तरीन शख्सियत की लैंडिंग होगी, जिसके बाद एक वसी पैमाने के ऊपर जो एहतजाज है वो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया गया है। और ये कौन सी अहम शख्सियत है जिसके आते ही कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का तख्ता भी उल्टा जा सकता है। सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं, ये भी आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। और मोदी जो हुकूमत है उसने किस तरह से उनकी जो मईशत है उसको अपनी तरफ से जो फैब्रिकेटेड सहारे हैं वो देने की कोशिश की है, और उनके अपने जो तज्जिया निगार हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। और एंड पे एक बड़े ब्रेक थ्रू की जो खबर है जो कि इस वक्त मशरिक वुस्ता से सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका की डील इसी वीकेंड के ऊपर होने जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद कौन सी बड़ी मुलाकात होगी इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बाकी खबरें तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं भारत के, जिनकी थाईलैंड के अंदर पिटाई की गई है। और पिटाई करने वाले कोई और नहीं है, ख्वाजा सिराव हैं। और इन ख्वाजा सिराव ने क्यों पिटाई की है ये तो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये क्लिप देखिए। जी हाँ नाज़रीन, मुबैना तौर पे ये वीडियो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव किरणसानी की है, जो कि भारतीय फ़ौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और थाईलैंड के अंदर इनको जो लेडी बॉयज़ हैं उनको हरेस करने के ऊपर ये तमाम तर वाक़या पेश आया है और इनकी पिटाई की गई है बाकायदा। मतलब कि आपने पाकिस्तानी फ़ौज से इनकी जो पिटाई है वो तो बहुत दफ़ा देख ली, लेकिन यह शायद पहली दफ़ा है कि अब इनके ऊपर जो ख्वाजा सिराव हैं वो भी अपना हाथ साफ़ करें और इनकी पिटाई की गई है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि भारत के अंदर इस वक्त रूनुमा होने जा रही है वो ये है कि इनके जो एक लीडर थे, एक नई बनने वाली जमात कॉकरोच पार्टी, आपने सुना होगा कि जिसने देखते ही देखते मकबूलियत हासिल कर ली। और उनके जो फाउंडर थे अभिजीत दिपके, वो बैरून मुल्क मौजूद थे, अमेरिका के अंदर गालिबन वो मौजूद थे और अब वो भारत आ रहे हैं। और उनके आने में सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं और कहा यह जा रहा है उसके बाद एक वसी पैमाने पर एहतजाज होने जा रहा है। और उसके बाद फिर जो मोदी है उसके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर कुछ यूँ है कि ये एहतजाज जब होगा तो इसके अंदर तमाम तर जेंजीज हैं। जेंजीज ने इनके जो आसपास वाले ममालिक हैं उनके अंदर तख्ता पलट दिया है। तो अब जबकि ये कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर एहतजाज करेगी तो उसके बाद जब कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी और बाकी मामलत होंगे तो फिर मोदी सरकार को एक बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार का जो तख्ता है वो भी उल्टा जा सकता है। और इसको लेकर जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो क्या बात करें जरा वो सुनिए। Founder Abhijit Dipke will return to India on June 6th for a peaceful protest at Jantar Mantar demanding the resignation of the education minister. साथ में उन्होंने ये भी अपील किया है कि जितने भी यूथ्स हैं वो उनको ज्वाइन करें। अपने सपोर्टर्स को उन्होंने कहा है कि मुझे आकर एयरपोर्ट पर रिसीव करो और उसके बाद सीधा वो जंतर मंतर जाएंगे। अब आप सोचिए, अभिजीत दिपके वो व्यक्ति है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं वो, और उनके 20 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं और वो एक यंग लड़के हैं। ज्यादा उनकी उम्र नहीं है, 30 साल से भी कम लगता है, बताया जा रहा है कि उनकी उम्र है। और अगर सारा जो नवयुवक जो है इस समय भारत का जो यूथ है वो इस समय नीट, सीबीएसई सबसे ग्रसित है। अगर ये सारे लोग अभिजीत दिपके के साथ वहां जंतर मंतर पर पहुंच गए तो या तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो ये जलजला देखकर मोदी और शाह डर जाएंगे
और दूसरी एक पॉसिबिलिटी होगी कि अभिजीत दिपके को अरेस्ट कर लिया जाए कि मोदी जी के पास केवल 120 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 दिन बचे हैं, 6 तारीख को ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, यानी कि मोदी और शाह साहब के पास केवल 120 घंटे हैं। अब 120 घंटे में वो प्लानिंग किस चीज की करेंगे, अभिजीत दिपके को गिरफ्तार कैसे करना है, या फिर प्लानिंग इस चीज की होगी कि भाई गिरफ्तारी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे देश का सेंटिमेंट इस समय मोदी और शाह के खिलाफ है, तो क्या अब भागने की तैयारी की जाए। ये जो जेन जी का मूवमेंट है, ये एक तरीके से ऑनलाइन मूवमेंट अभिजीत दिपके ने तो शुरू कर दिया, लेकिन जब वो सड़क पर आएंगे तो आप सोचिए कि क्या होगा। सारे जो यूथ्स हैं जो इस समय परेशान है, मोदी जी से ग्रसित है, शाह साहब से ग्रसित है, धर्मेंद्र प्रधान से उनको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, और ये पूरा प्रोटेस्ट इसलिए है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाए। तो आप सोच सकते हैं कि उस दिन क्या होगा, कितनी बड़ी फोर्स लगाएंगे अमित शाह और मोदी जी अभिजीत दिपके को रोकने के लिए। मैं अभी से सोचकर मेरा मन कांप रहा है। 5 दिन यानी कि 120 घंटे बाद अभिजीत दिपके भारत की सड़कों पर यानी कि दिल्ली की सड़कों पर वो नजर आएंगे और एक बड़े मूवमेंट को जमीन पर उतारते हुए नजर आएंगे। जी हाँ नाजरीन, मामला ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, उनको मकबूलियत मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने देखा कि एक रात के अंदर जो है वो उनको हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने सराहा, उनको पसंद किया और उनको फॉलो किया और उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके अंदर मोस्टली यूथ थी। लेकिन उनको ताना ये दिया जा रहा था कि भाई आपका जो अपना लीडर है वो तो बिरून मुल्क बैठा हुआ है, वहाँ से बैठ के यहाँ पर कैसे वो तहरीक चलाएगा, तो ऑन ग्राउंड आकर बात की जाए। तो अब वो भारत के अंदर आ रहा है और यहाँ पर आकर एक तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है बाकायदा, और वो देखते ही देखते हो सकता है कि मोदी सरकार का तख्ता उलट दें, क्योंकि मोदी सरकार को लेकर इनके अपने लोगों के अंदर इस वक्त बहुत से जो मामलात हैं वो पाए जा रहे हैं। और वो मामलात कुछ यूँ भी हैं कि इनकी इकॉनमी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और इकॉनमी को लेकर इस वक्त जो इनके अपने तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अपना बड़ी मकदार के अंदर सोना बेच दिया है। उसकी वजह यह है कि अपने जो रुपये है जो कि मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है, उसके अंदर गिरावट आ रही है, उसको सहारा दे सकें, उसको सपोर्ट दे सकें और उसके ज़रिए अपनी जो इकॉनमी है उसको स्टेबल रखने की कोशिश कर सकें। इनके अपने एक तज्जिया निगार हैं, दिनेश उनका नाम है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनिए। 12 बिलियन टन का सोना बेचा है मोदी सरकार ने। ये अपने आप एक अद्भुत घटना हमारे सामने आई है इस समय निकलकर। और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने मई 2026 में, अभी जो महीना गुजरा है, रुपए को रिकॉर्ड गिरावट से बचाने के लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए 12 बिलियन डॉलर, करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया। भारत 880 टन सोना था, और इस बार के स्टॉक में सोने का स्टॉक नहीं दिखाया गया। सुनने में आया है कि सोने का कितना स्टॉक है। कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आए भारी संकट को संभालने के लिए यह कदम मोदी सरकार ने उठाया है। जी नाज़रीन, आपने ठीक सुना है, भारतीय सरकार ने बहुत सा सोना जो है वो इस वक्त फ़रोख्त कर दिया है, और मोदी ने ख़ुद भी अपनी आवाम को ये मशवरा दिया था कि अगले कुछ अर्से तक आप लोग सोना बिल्कुल मत ख़रीदो, और ताकि उनका जो रुपये वगैरह है उनको कोई जो स्टेबिलिटी है वो मिल सके, वो डॉलर के मुकाबले में गिरता ना चला जाए, और यूँ ये जो सहारे हैं वो इस वक्त वक्ती तौर पर अपनी जो हुकूमत है वो अपनी इकॉनमी को देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो मशरिक़ वस्ता के अंदर एक ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है, और वो ब्रेक थ्रू अमेरिका और ईरान के दरमियान है। कहा ही जा रहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा तय पाता है तो मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एजाज़ की बात होगी। मतलब आप देखिए कि ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पिछले खामनाई को शहीद करवा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अगले खामनाई से मुलाकात जो है वो एक एजाज़ की बात होगी मेरे लिए। मतलब कि वही एक स्केप्टिकल जो पर्सनैलिटी है वो रखने की कोशिश वो इस वक्त कर रहे हैं कि किसी को पता ना चल सके कि भाई मेरी जो असल शख्सियत है वो क्या है, या फिर मेरे असल जो मकसद हैं वो क्या हैं। और इसके लिए शायद वो कभी हमले शुरू कर देते हैं, कभी वो एकदम से अच्छे अच्छे बयान देना शुरू कर देते हैं। और अब एक और उनका बयान जो है वो इस वीकेंड के मुतालिक के सामने आ रहा है कि इस हफ्ते के अंदर ही जो मुआहिदा है वो तय पा सकता है। मैं शायद उनके लिए पसंदीदा शख्स ना हूँ, ताहम मेरे ख्याल में वो प्रोफेशनल शख्स हैं। कुछ हलकों में ईरानी रहनुमा की अच्छी शोहरत है, कुछ लोग उनके बारे में मनफी बातें भी कहते हैं, मगर बहुत से लोग मेरे बारे
बारे में भी मनफी बातें कहते हैं। अब ये जो मुस्तफा खामनाई हैं, इनको ऑलरेडी जो अमेरिका है वो ब्लैक लिस्ट कर चुका है। तो अब ट्रंप अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं तो देखना ये होगा कि किस हद तक जो पाबंदियाँ वगैरह हैं वो हटाई जाती हैं और इनके ऊपर जो खुद शख्सियत के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो किस हद तक लिफ्ट की जाती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अपने ईरानी हम मनसब से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात हुई है। ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते जो मामलात हैं वो तय पा सकते हैं, मुसवदा तैयार हो चुका है, उसके ऊपर बस जो फाइनल दस्तखत वगैरह हैं वो बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी इस वक्त नज़र आ रही हैं आपको। 24 घंटे में दूसरी मुलाकात अपने हम मनसब से उन्होंने वज़ीर दाखिला के साथ जाकर कर ली है और खित्ते की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशों की तसलसल पर जोर दिया गया है, तो मुमकिन तौर पर मामला जो हैं वो तय हो सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुखलिस जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, सदर ट्रंप को अमन के दाई के तौर पर रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की 250वीं सालगिरह के मौका पर मुनक़दा तकरीब से खिताब किया गया है। ईरान जंग नहीं चाहता, तहम जारहियत मुसल्लत की गई तो अपने दिफा में भरपूर जवाब देंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बात कही गई है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक और जो अहम तरीन इंकशाफ किया है उसके अंदर ये भी था कि आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त उनके दफ्तर में मौजूद था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही है और इब्बास अराग़ची का इंकशाफ है कि पहली दफ़ा उन्होंने जो तफसीलात हैं उसके ऊपर से पर्दा उठाते हुए बताया कि एक इंटरव्यू बेसिकली था जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम तर बातें की हैं कि मैं जनेवा मुज़ाकरात से वापसी के बाद 28 फरवरी की सुबह 9 बजे आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स पहुँचा था ताकि उन्हें मुज़ाकरात और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे सकूँ। जब अमरीका और इसराइल ने हमला किया तो उस वक्त मैं आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद था, यानी कि इनको खुदा ने बचा लिया है, अदरवाइज़ निशाना ये भी बन रहे थे। अगरचे इमारत का वो हिस्सा जहाँ मैं बैठा था मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, मगर इर्द गिर्द तबाही इतनी थी कि मैं मलबे में से निकल कर ही बाहर जाने में कामयाब हो पाया। जब हम मलबे के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे जहन में सिर्फ यही चल रहा था कि कहीं सुप्रीम लीडर तो निशाना नहीं बन गए। हमें अपनी जान के मुकाबले में रहबर की सलामती की ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि रोज़मर्रा के मामूल को देखते हुए मुझे यकीन था कि इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई अपने दफ्तर में ही होंगे। अगरचे इन दिनों जंग का ख़तरा सर पर मंडला रहा था, लेकिन सुप्रीम लीडर पनागाहों में मुंतकिल होने को पसंद नहीं करते थे। हमले के पहले और दूसरे रोज़ में जो शदीद जो है वो शिद्दत जो है वो देखने को मिली और बेचैनी भी रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रहबर इस हमले में बचे हैं या नहीं बचे हैं। और यूँ जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बच गए और यहाँ से क्लियरली ये पता लगता है कि जो ये अटैक किया गया था वो एक बदमस्त हाथी के तौर पे किया गया था और इसका बिल्कुल नहीं पता था कि आगे टारगेट हमारा कौन है। तो ये प्रिसाइज अटैक नहीं था, बस उन्होंने एक बिल्डिंग को उड़ाना था, उसके अंदर बेशक कोई और ऐसा शख्स भी होता जिसका ताल्लुक़ इस जंग से नहीं था या कोई अस्करी शख्सियत नहीं थी, ये उनको भी मार डालते, उनको भी शहीद कर देते। तो ये मामला है। ये जो इज़राइल और अमेरिका आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, ये उतने भी ह्यूमैनिटी के जो दाई हैं वो नहीं हैं। इस बात से आपको इल्म हो जाना चाहिए। बच्चियों के स्कूल पे हमला करना और उसके बाद सिविलियन जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाना, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। आज के लिए इतना ही। मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।